Today we are going to start with chapter number 3, which is equilibrium of a particle, and we are going to cover this chapter from the same textbook जो कि इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 के लिए इस्तेमाल की थी और थ्रू आउट द कोर्स हम इसी टेक्स्ट बुक का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, which is Engineering Mechanics Statics by R.C. Hibbeler 12th edition. Now the topics which we are going to cover in today's lecture are flashed here. Although ये 4 टॉपिक्स जो है वो मेजर शामिल हैं इस चैप्टर के, लेकिन पहले 3 टॉपिक्स से मिला के आपको इकट्ठे प्रॉब्लम्स जो है वो दी गई हैं और फिर हम 3 डायमेंशनल के हवाले से इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को जो है वो देखेंगे. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द conditions for equilibrium of a particle. Then we will talk about a little bit about the free body diagram. Now जब भी आप मैकेनिक्स के किसी भी कोर्स का जिक्र करते हैं, बेशक वो स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1, 2 वगैरह हैं, तो उसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. शायद फ्री बॉडी डायग्राम का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स वगैरह में मिला हो, लेकिन हम तफसील के साथ इस फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से बात करेंगे इन टुडेज लेक्चर. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, दैट इज 2 डायमेंशनल फोर्सेस की बात करेंगे और उसके ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, किस तरह अप्लाई करेंगे, उसके हवाले से हम जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे. सो दीज आर द 3 टॉपिक्स जिसके हवाले से हम आज डिस्कशन करेंगे क्लास में. और अगर टाइम बचा तो इन टॉपिक से रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, वरना फिर प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की क्लास में हम कवर कर रहे होंगे. इसके अलावा नेक्स्ट वीक फिर हम 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम्स के हवाले से भी बात करेंगे और आपका चैप्टर नंबर 3 इन्हीं 4 टॉपिक से मिलके बना है और इंशाल्लाह तकरीबन 2 वीक्स ये चैप्टर चलेगा. एंड देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज फोर्स सिस्टम रिजल्टेंट, जिसमें हम मोमेंट्स के हवाले से और कपल के हवाले से जो है वो बात कर रहे होंगे. Okay, so starting with today's lecture, the first topic is condition for the equilibrium of a particle. Now, a particle is said to be in equilibrium. Now, this whole chapter or the whole statics moves around equilibrium of a system. Now, this chapter is relevant to the equilibrium of a particle. तो हम simply particle के हवाले से equilibrium की बात करेंगे. फिर आपके पास equilibrium of rigid body का भी chapter आएगा, which is I think chapter number 5 and so on. तो आपकी statics सारी की सारी एक तरह से इसी equilibrium और उसकी conditions के ऊपर जो है वो move कर रही होती है. Equilibrium होता क्या है? A particle is said to be in equilibrium, या particle के हवाले हम simple system की बात करें, वो system particle भी हो सकता है, वो system rigid body भी हो सकती है. So a particle or a rigid body is said to be in equilibrium if it remains at rest, if originally at rest, or if it is in motion, then it should be moving with a constant velocity. If you remember Newton's first law of motion, Newton's first law of motion क्या कहता था कि a system at rest will continue to be at rest and a system in motion moving with uniform velocity will continue to do so unless acted upon by some unbalanced force. तो आपके पास जितनी स्टैटिक्स होती है उसमें हम कहते हैं कि आप जो भी सिस्टम्स को डील कर रहे हैं वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में, यानी वो या तो रेस्ट पे होंगे या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहे होंगे. सो टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जिस तरह अभी मैंने कहा कि फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, और इफ इट इज इन मोशन it will continue its motion with uniform velocity unless acted upon by some external force. Now, what does that Newton's second law says? The second law of Newton says that whenever a system is being acted upon by some unbalanced force F, then due to that unbalanced force, the system is going to move in the direction of that unbalanced force with some acceleration A. This force and acceleration are going to be directly proportional to each other, and once you remove this constant of this sign of proportionality, you are going to introduce the constant of proportionality, which is the mass m here. So summation F equal to ma, आपके पास equation आती है from Newton's second law of motion. Now, since we are dealing with all such systems which are either at rest or moving with uniform velocity, so for both those cases, that is either at rest, the value of A is going to be 0. When a system is moving with constant velocity, again A is going to be 0. So the right hand side of this equation would be equal to 0, and we can simply write that for all such systems which are in equilibrium, summation F should be equal to 0. So this is the basic condition of equilibrium for all such systems which are in equilibrium. तो जब भी हम equilibrium की बात करेंगे, कोई भी system जब equilibrium में होगा तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई unbalanced force जो है वो act नहीं कर रही होगी. In other words, the resultant of all the forces acting on the system should be equal to 0. This follows from Newton's second law of motion, which can be written as summation F equal to ma, and as we have said earlier that since
when a particle or system is in equilibrium, then A should be equal to 0, so summation F should be equal to 0. Since the force system satisfies equation 1, then ma equal to 0, and therefore the particle's acceleration A would be equal to 0. Consequently, the particle indeed moves with constant velocity, or it would remain at rest. So this is the necessary or sufficient condition for a system to be in equilibrium in 2 dimensions की हम बात करें, that is summation F should be equal to 0. I hope that this condition of equilibrium is clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. चलें. Okay, now in order to apply this condition on various particles, सबसे पहले तो मुझे बताएं what is a particle? How do you define a particle? Sir, particle is the object on which force is acting. Any other definition? सर जो डिविजिबल ना हो. हमने, अगर आपको याद हो, बिल्कुल पहले चैप्टर में पार्टिकल और रिजिड बॉडी का जिक्र किया था. हम पार्टिकल कब कहते हैं? एक्सक्यूज मी सर, पार्टिकल एक पॉइंट मास को कहते हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही मैं कहना चाहता. बेसिकली जब भी हम किसी चीज को पार्टिकल कहते हैं ना, तो इट्स साइज इज नॉट इंपॉर्टेंट, रादर वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर सिस्टम एज अ पॉइंट मैस, और हम उसको उसी हिसाब से मॉडल कर लेते हैं. जब हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो रिजिड बॉडी का डेफिनेटली कोई ना कोई साइज होता है, उस साइज के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, एंड सो ऑन. तो जब रिजिड बॉडी की हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड ऑनवर्ड, तो हम फिर उसके साइज को, और फिर जाहिर है जब साइज होगा तो आप एक फोर्स एक कोने पे लगाएंगे तो मोमेंट्स क्रिएट होंगी, एंड सो ऑन. पार्टिकल के केस में मोमेंट्स और बाकी चीजें नहीं आती, क्योंकि हम उसको एज अ पॉइंट मैस लेके कंसिडर कर रहे होते हैं. सो दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल. तो जो जो चीज हम मॉडल करेंगे, हम उसको एज अ पॉइंट मैस लेके जो है वो मॉडल कर रहे होंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलें. So in order to apply the conditions of equilibrium on a system, it is necessary that first of all we must draw the free body diagram of that system, whether it is a particle or a rigid body, but we must draw the free body diagram of that system. Now, what is a free body diagram? Free body diagram is basically the diagram or a drawing which shows the particle being isolated from its surrounding with all the forces acting on it. For example, मैं आपसे कहता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम डिफाइन करें. पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है कि आप किसी भी चीज को आइसोलेट कर दें. आइसोलेट का क्या मतलब है कि उसके जो जो कनेक्शन सराउंडिंग के साथ हुए हुए हैं उनको कट ऑफ कर दें, तो वो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम की ड्राइंग आ जाती है, जिसपे आप ना सिर्फ वो कनेक्शंस रिमूव करते हैं, बल्कि उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्सेज आ रही होती हैं, उन फोर्सेज को भी जो है वो शो कर रहे होते हैं. सो अ फ्री बॉडी डायग्राम इज बेसिकली अ ड्राइंग दैट शोज द पार्टिकल बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स विद ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट. इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए आप लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं कि एनी प्रेशर ऑन अ सपोर्ट कॉजेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर फ्रॉम द सपोर्ट, सो दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर. चलें, फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से बात करने के लिए थोड़ा सा हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं. पार्टिकल में इसलिए नहीं कह रहा कि वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है. रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं. फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक अदद ये बीम है, जिसको मैंने बीम ए बी का जो है वो नाम दिया है. ठीक है, ये बीम जो है वो सपोर्ट किस तरह की जा रही है कि इस बीम के ऊपर एक आपने स्प्रिंग लगाया हुआ है, से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये आपने स्प्रिंग जो है वो इस बीम के साथ कनेक्ट किया हुआ है एट पॉइंट सी कह लें. इसके अलावा मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस बीम को सपोर्ट किया हुआ है विद अनदर स्प्रिंग विच इज बीइंग अटैच विद दिस बीम एट पॉइंट डी. ठीक है, तो इस बीम को आपने दो स्प्रिंग्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है. इसके अलावा आपके पास एक अदद पुली है, और आपने इस बीम को एक रोप के साथ पॉइंट ई से इस पुली के ऊपर सपोर्ट करते हुए ज्वाइन किया हुआ है. सो मैं कहता हूं दिस इज पॉइंट ई and this is point F. I hope that this beam is visible to all of you. Yes, sir. ठीक है, अब हुआ क्या है कि मेरे पास एक बीम है ए बी, जिसको मैंने दो स्प्रिंग्स और एक रोप के साथ जो है वो सपोर्ट किया हुआ है.
Now if I am doing the analysis of this beam, I need to draw the free body diagram of this beam. अब ये बीम मुझे आप ये बताएं कि सराउंडिंग्स के साथ किस किस पॉइंट से कनेक्टेड है, क्या आप बता सकते हैं? सर पॉइंट सी और डी और सर ये दो पुली के पॉइंट्स जो आपने लिए। So this beam is being connected with the surroundings at 4 different points. One is point C जिसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है, the other one is point D जिसके साथ दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है, the third point is point E जिसपे रोप के साथ ये कनेक्टेड है और point F भी जो है वो उसी रोप को इंडिकेट करे. So there are 4 connections of this beam with the surrounding. Now once I am drawing the free body diagram of this beam, I need to isolate this beam from each and every point फ्रॉम द सराउंडिंग के जहां जहां ये कनेक्ट हुई हुई है सराउंडिंग से, मैंने उस पॉइंट से इसको आइसोलेट कर देना है, कट ऑफ कर देना है. हर कनेक्शन को खत्म करने के नतीजे में, ये जरा गौर से सुन लें, हर कनेक्शन को खत्म करने के नतीजे में आपको एक अदद सपोर्ट रिएक्शन मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. So once you are isolating a rigid body or a particle from the surrounding, when you are removing each and every connection, you are going to get a support reaction. So उस free body diagram बनाने के लिए जो जो connection आप remove करते चले जाएंगे, आप उस point पे एक support reaction जो है वो डालते चले जाएंगे. और इसके अलावा जितनी भी आपकी applied forces हैं, वो भी आपकी उस free body diagram पे जो है वो mention होंगे. For example, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास इस beam के ऊपर एक अदद force apply हो रही है, which is this force F1. Acting at an angle say theta 1, and then you have another applied force which is this force F2 acting at an angle of theta 2 as shown to you here. इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको गिवन है, सपोज ये जो रोप जिस पे लगी हुई थी इसको मैं अल्फा 1 कहता हूँ, ये जो स्प्रिंग लगा हुआ था इसको मैं अल्फा 2 कहता हूँ. जी सर ये F2 आपने जो येलो कलर यूज किया ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, अगर आप इसकी बजाय कोई और कलर यूज कर लें. चलें मैं इसके लिए कुछ ब्लैक कलर इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि अभी हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए. लेट मी इरेज दिस F2. ओके, सो लेट मी यूज this blue color for representing F2. I hope कि now it is visible. Yes sir. चलें, so ये आपके पास एक अदद बीम है AB जिसके ऊपर ये सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कि F1 F2 इसके ऊपर दो अप्लाइड फोर्सेस हैं. इसके अलावा ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग को मैं कहता हूँ स्प्रिंग S1, इस स्प्रिंग को जो पर्पल से है उसको मैं स्प्रिंग S2 कहता हूँ. इसके अलावा ये रोप है जो कि पुली के ऊपर से पास हो रही है. नाउ आई नीड टू ड्रॉ द free body diagram of this beam AB. It means that I need to isolate this beam from its surrounding. सराउंडिंग से आइसोलेट करने के लिए ये 4 जगह से सराउंडिंग से कनेक्टेड है, 2 अदद स्प्रिंग्स और एक अदद रोप जो पॉइंट E से लेके पॉइंट F तक जो है वो ज्वाइन कर रही है. इसके अलावा इसके ऊपर 2 अप्लाइड फोर्सेस हैं, प्लस इस बीम का अपना कोई ना कोई वेट होगा. ये तमाम चीजें मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करनी होंगी. अब फ्री बॉडी डायग्राम, अब इस बीम को ध्यान में रखिएगा, एक एक करके हम इन चीजों को देखते हैं और फिर दोबारा वापस हम इसी बीम के ऊपर आएंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने. सराउंडिंग से आइसोलेट करने का क्या मतलब है? उसके कनेक्शंस हमने सराउंडिंग से खत्म करने हैं. ठीक है, वो कैसे खत्म करने हैं अभी हम उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे अगली 1-2 स्लाइडों में और फिर दोबारा हम उसी बीम पे वापस आएंगे. ठीक है, ओके. सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की कि जब भी कोई पार्टिकल या रिजिड बॉडी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होती है तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग फोर्स एक्ट करती है उस पॉइंट के ऊपर जहां से वो कनेक्ट होती है. सो इफ अ लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ undeformed length L0 is used to support a particle or a rigid body, the length of the spring will change in direct proportion to the force acting on it. The magnitude of the force exerted on a linearly elastic spring which has a stiffness K would be equal to spring force. के हवाले से आपको कुछ आइडिया है फिजिक्स में? What is this spring force? किसके बराबर होती है? Sir, F is equal to kx spring constant multiplied by distance. Spring elongation. ठीक है, K तो ठीक है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग हो गई. व्हाट अबाउट दिस S? Sir, elongation. Elongation is change in length. elongation कह लें या उसको डिफॉर्मेशन कह लें, वो elongation भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकती है. सर मतलब चेंज इन लेंथ.
बेसिकली वो स्प्रिंग अपनी अनडिफॉर्म या अनस्ट्रेच पोजीशन से कितना डिफॉर्म हो रहा है वो S या X रिप्रेजेंट करता है, विच इज L माइनस L नॉट, वेयर L नॉट इज द unstretched length of the spring and L is the length of the spring as a result of that force, जो उसकी लेंथ चेंज हो रही होती है. सो L माइनस L नॉट बेसिकली उसकी लेंथ में कितनी चेंज आ रही है फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच पोजीशन उसको रिप्रेजेंट करता है. तो जब जब आपके पास कभी भी किसी प्रॉब्लम में एक पार्टिकल या रिजिड बॉडी के साथ स्प्रिंग लगा हुआ हो तो आपके पास एक अदद स्प्रिंग फोर्स आ जाएगी और वो स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा K टाइम्स L माइनस L नॉट के बराबर होगी, वेयर K इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग एंड L माइनस L नॉट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन लेंथ ऑफ दैट स्प्रिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या अनस्ट्रेच पोजीशन या अनडिफॉर्म पोजीशन, जो भी आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं. नाउ इफ दिस S is a positive quantity, then it means that the spring is being elongated and F must pull on the spring. यानी एक तरह से वो spring force जो है वो spring को pull कर रही है, खींच रही है. Whereas if S is a negative quantity, it means that the length of the spring is being shortened. It means that the force F is going to push on the spring, यानी उसको push कर रही है rather than pulling. So अगर खींच रहा है तो वो एक तरह से spring की length increase हो रही है, अगर आप उसको press कर रहे हैं, push कर रहे हैं तो एक तरह से spring की length कम हो रही होगी. Is this point clear to all of you? Yes sir. Yes sir. So अब एक चीज हमने नोट की कि जब जब आपके पास किसी भी सिस्टम के ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ होगा, जैसे ही आप उस कनेक्शन को खत्म करेंगे, स्प्रिंग को रिमूव करेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट अ रिएक्शन फोर्स जो कि ये स्प्रिंग फोर्स होगी उस पॉइंट के ऊपर. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस बीम, एक एक करके थोड़ा सा हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब क्या है कि मैं इस बीम ए बी को जो है वो आइसोलेट कर दूंगा सराउंडिंग्स के साथ. आइसोलेट करने का क्या मतलब है कि मैं इसके कनेक्शंस को रिमूव करूंगा जहां जहां से ये सराउंडिंग्स के साथ कनेक्टेड है. सबसे पहले हम स्प्रिंग्स की बात करते हैं क्योंकि अभी अपने अगली स्लाइड्स पे स्प्रिंग का ही जिक्र किया था. सो पहला स्प्रिंग आपके पास ये S1 है. सो जब आप इस पॉइंट C के ऊपर इस स्प्रिंग को रिमूव करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ स्प्रिंग फोर्स in the direction of that spring, जिसको मैं स्प्रिंग F स्प्रिंग 1 कहता हूं. This force would be acting at point C. मैंने स्प्रिंग को रिमूव किया इस बीम के ऊपर से तो मुझे एक अदद रिएक्शन फोर्स मिल गई जो कि ये स्प्रिंग फोर्स थी. मैंने इसको F स्प्रिंग 1 के तौर पे जो है वो शो कर दिया. इसी तरह आपके पास ये जो बीम थी ये पॉइंट D के ऊपर सेकंड स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड थी. मैंने इस सेकंड स्प्रिंग को रिमूव किया तो मुझे इस स्प्रिंग की डायरेक्शन में एक और स्प्रिंग फोर्स मिल गई जिसको मैं F स्प्रिंग 2 का नाम देता हूं. एंड सिंस दैट स्प्रिंग वाज माउंटेड एट एन एंगल ऑफ अल्फा 2, तो अकॉर्डिंगली मेरे पास ये स्प्रिंग फोर्स भी अल्फा 2 की डायरेक्शन में जो है वो मिल जाएगी. सो मैंने पॉइंट C के ऊपर से स्प्रिंग रिमूव किया, मुझे स्प्रिंग फोर्स मिल गई. पॉइंट D के ऊपर से मैंने स्प्रिंग रिमूव किया, मुझे स्प्रिंग फोर्स 2 मिल गई. यानी ये दोनों स्प्रिंग्स हट गए. मैंने इस बीम को अभी आइसोलेट कर रहा हूं, एक एक करके मैं कनेक्शन रिमूव करता हूं. पहले मैंने स्प्रिंग्स रिमूव किए तो मुझे स्प्रिंग फोर्स उन दोनों पॉइंट्स में मिल गई. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपके पास उस पार्टिकल पे या सिस्टम पे कहीं ना कहीं रोप्स भी कनेक्टेड होती हैं. तो अभी थोड़ी सी रोप्स की हम बात कर लेते हैं. ऑल केबल्स और कॉर्ड्स विल बी अज्यूम्ड टू हैव नेग्लिजिबल वेट एंड दे कैन नॉट स्ट्रेच. उनमें स्ट्रेच नहीं होगी क्योंकि अगर उनमें स्ट्रेच है तो फिर हम उसको एज अ स्प्रिंग के तौर पे मॉडल करेंगे. अगर स्ट्रेच नहीं है तो हम उसको सिंपली एज अ रोप या कॉर्ड के तौर पे जो है वो मॉडल कर रहे होंगे. जनरली जब भी रोप या कॉर्ड का जिक्र आता है तो हम उसको अनस्ट्रेचेबल जो है वो कहते हैं. इसका मतलब है कि हम उनमें स्ट्रेच कोई नहीं होगी. Also, a cable can only support a tension or a pulling force, and this force will always act in the direction of that cable. जिस डायरेक्शन में वो केबल लगी भी होगी उसी डायरेक्शन में वो स्प्रिंग वो कॉर्ड फोर्स या रोप फोर्स जो है वो एक्ट करेगी और हमेशा ये एज अ टेंसाइल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होगी. टेंसाइल का क्या मतलब है कि अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल या अवे फ्रॉम दैट रिजिड बॉडी. हम इसको एज अ टेंसाइल फोर्स के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मॉडल कर रहे होंगे अपनी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर. The tension force developed in a continuous cable which passes over frictionless pulley must have a constant magnitude to keep the cable in equilibrium. एक और बात, अगर आपके पास एक केबल है तो इस केबल के हर पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू है दैट वुड बी सेम. ये नहीं होगा कि ये पॉइंट किसी और टेंशन से मूव करे, ये पॉइंट किसी और टेंशन से मूव करे. जब भी एक रोप की बात होगी तो उसके हर पॉइंट पे द टेंशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन at that point, at each and every point on that cable is going to remain same. Hence, for any angle theta shown, the cable is subjected to a constant tension T throughout its length. तो जब जब आपके पास वो पार्टिकल या रिजिड बॉडी कहीं केबल से कनेक्टेड होगी,
आप केबल के कनेक्शन को रिमूव करेंगे तो उस कनेक्शन को रिमूव करने के नतीजे में आपको टेंसाइल फोर्स मिल जाएगी, टी मिल जाएगी, जो कि एक रोप है तो उसके हर पॉइंट पे सेम होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। चलें अब उस बीम के ऊपर वापस आते हैं जिसको हम आइसोलेट कर रहे हैं। आपके पास ये जो बीम है ये पॉइंट ई पे इस रोप से कनेक्टेड है, पॉइंट एफ पे भी जो है वो रोप से कनेक्टेड है। तो मैं करूंगा क्या कि इस पॉइंट ई और एफ के कनेक्शंस को जब मैं रिमूव करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट अ टेंसाइल फोर्स टी एट पॉइंट ई। ये मेरा वो पॉइंट ई था और चूंकि ये रोप अल्फा 1 पे लगी हुई थी तो इस टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन भी अल्फा 1 होगा। इसी तरह पॉइंट एफ के ऊपर मैं इस पॉइंट टेंशन टी को शो करूंगा और ये मेरे पास पॉइंट एफ आ जाएगा। सो दीज आर द टू फोर्सेस जो कि मुझे मिली हैं जब मैंने पॉइंट ई और पॉइंट एफ के ऊपर से रोप को रिमूव किया है। तो उसको रिमूव करने के नतीजे में मुझे रिएक्शन फोर्सेस मिली हैं जो कि ये टेंशन इन द रोप थी जिसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया। सिंस इट वाज अ सिंगल रोप सो द वैल्यू ऑफ टी शुड बी सेम एट पॉइंट ई एज वेल एज पॉइंट एफ। हाउएवर पॉइंट टी के ऊपर ये सिंपल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जबकि पॉइंट ई के ऊपर ये एट एन एंगल ऑफ अल्फा 1 एक्ट कर रही है जिसके ऊपर ये रोप लगी हुई थी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए किया क्या है कि हमने इसको सराउंडिंग से तो आइसोलेट कर लिया जिसके नतीजे में मुझे ये 4 अदद रिएक्शन फोर्सेस मिल गई, एफ एस स्प्रिंग 1, एफ स्प्रिंग 2 एंड द 2 टेंशन फोर्सेस जहां ये रोप से कनेक्टेड था। फ्री बॉडी डायग्राम आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि आप इसके ऊपर ना सिर्फ सराउंडिंग से इसको आइसोलेट करके जो फोर्सेस हैं वो शो कर रहे होते हैं बल्कि आपने अप्लाइड फोर्सेस भी शो करनी है। सो वन अप्लाइड फोर्स was this F1 जो कि एंगल थीटा 1 पे एक्ट कर रही थी, मैंने उसको भी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो कर दिया। इसके अलावा दूसरी फोर्स अप्लाइड फोर्स मेरे पास F2 थी जो कि एट एन एंगल थीटा 2 शो हो रही थी, मैंने उसको भी जो है वो शो कर दिया। सो ये वो तमाम फोर्सेस थी, अप्लाइड फोर्सेस एज वेल एज रिएक्शन फोर्सेस जो कि इस बीम के ऊपर एक्ट कर रही थी। सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए मैंने जब इस बीम को आइसोलेट किया, मैंने आइसोलेट करने के नतीजे में जो भी इसकी रिएक्शन फोर्सेस थी उनको रिप्रेजेंट कर दिया एट पॉइंट सी डी ई एंड एफ, और जो अप्लाइड फोर्सेस थी एट पॉइंट ए और बी उसको भी मैंने शो कर दिया। अब क्या ये मेरी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है? यस सर। कोई एक चीज मिसिंग है? ग्रेविटी सर। Yes, that's correct. The weight of that beam AB. Now, since it is a uniform beam, मसलन अगर 10 इंच या 10 फुट की बीम है तो at the center of gravity इसके ऊपर इसका weight एक्ट करेगा. So we are going to model that weight as well in our free body diagram. Now the free body diagram is complete. आपने इस free body diagram के लिए तमाम reaction forces, तमाम जो है वो यानी अप्लाइड फोर्सेस और वेट, इन सब चीजों को अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो कर दिया। नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बीम इज कंप्लीट। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। सो हमने केबल्स की बात की, हमने उसकी बात की। एक दफा हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द आउटलाइन शेप। अब इसमें आउटलाइन शेप के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये एग्जैक्ट शेप बनाएं, आप किसी भी एक सिंबॉलिक शेप से अपने उस, चूंकि अभी हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी की बात नहीं कर रहे, सो पार्टिकल के लिए हम कोई भी एक सिंबॉलिक शेप जो है वो यूज कर लें। एंड वी नीड टू आइसोलेट और कट फ्री दैट पार्टिकल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। कैसे करते हैं? वी नीड टू इंडिकेट ऑन दिस स्केच ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द पार्टिकल। जिस तरह अभी हमने बात की थी कि आपने फ्री बॉडी डायग्राम पे तमाम फोर्सेस को जो है वो शो करना है। फोर्सेस कैन बी आइदर एक्टिव फोर्सेस which tends to set that particle in motion. एक्टिव फोर्सेस आपकी कौन कौन सी होंगी? अगर हम इस बीम के हवाले से बात करें, सो आपकी ये जो अप्लाइड फोर्सेस हैं F1 एंड F2 एज वेल एज द वेट, ये आपकी एक्टिव फोर्सेस हो जाएंगी which tends to move that particle or which tends to set that particle in motion. इसके मुकाबले में forces can also be reactive forces. Reactive forces क्या होती हैं? Which are the result of constraints or supports that tend to prevent the motion. For example, in this particular beam, आपके पास जो रिएक्टिव फोर्सेस हैं वो ये स्प्रिंग फोर्स एक तरह से रिएक्टिव फोर्स है बिकॉज ये एक तरह से कंस्ट्रेंट है, इसके मोशन को रोक रहा है बीम के। इसी तरह ये जो रोप लगी हुई है ये भी
इसमें जो टेंशन आ रही है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्टिव फोर्सेस। सो एक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो उस पार्टिकल को मोशन दे रही हो, और रिएक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, जो एक तरह से कंस्ट्रेंट्स के नतीजे में आपको मिल रही हो उस फ्री बॉडी डायग्राम पे, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गई, रोप की फोर्स हो गई, ये सारी एग्जांपल्स हैं रिएक्टिव फोर्सेस की। अप्लाइड फोर्स हो गया या वेट हो गया, ये आपके पास एग्जांपल्स हैं active forces. So you need to show all the forces, whether they are active forces or the reactive forces, on the free body diagram. To account for all these forces, it may be helpful to trace around the particle boundary carefully, noting each force acting on it. यानी आप करेंगे क्या, अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल, अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो हम इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा ट्रेस करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ ये इस बाउंड्री के अलोंग मुख्तलिफ जगहों से कनेक्ट हुई है सराउंडिंग्स के साथ। हम हर कनेक्शन को रिमूव करते हुए उसकी रेलिवेंट फोर्स, उसकी रेलिवेंट रिएक्शन फोर्स जो है वो शो करते रहेंगे। सो दिस इज हाउ अ फ्री बॉडी डायग्राम इज बीइंग कंप्लीटेड। द फोर्सेस दैट आर नोन शुड बी लेबल्ड विद द प्रॉपर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। अभी इसमें एक अहम चीज क्या है कि आपके पास कुछ नोन फोर्सेज होंगी, कुछ अननोन फोर्सेज होंगी। जो तो नोन फोर्सेज हैं, दे शुड बी मॉडल्ड with their proper magnitudes and directions. However, for unknown forces, you can assume any letters to represent them. उनके directions को आप assume कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने solution को solve करके उनका correct direction जो है वो बता सकते हैं. So this is the procedure for drawing the free body diagram of any particular particle. यहाँ चूंकि हम particle की बात कर रहे हैं तो ये पूरा chapter particle के गिर्द घूमेगा. It means कि आप किसी भी एक पॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बना रहे होंगे. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. सो लेट अस कंसीडर अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसमें हम थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. द स्फीयर हैज अ मास ऑफ 6 kg and is supported as shown in the figure. We need to draw the free body diagram of the sphere as well as knot C. So सबसे पहले हम अगर स्फीयर की बात करें, इसके स्फीयर के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, कहां कहां से ये कनेक्ट है स्फीयर? सर सिर्फ पॉइंट ई से, सिर्फ पॉइंट ई से कनेक्ट है. तो जब आप पॉइंट ई से रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ टेंशन इन दिस केबल, जिसको हम TCE का नाम दें या TEC का नाम दें, जो भी आप देना चाहें. और कोई चीज जो इस स्फीयर के ऊपर एक्ट कर रही है? Yes sir, mg. सर वेट लग रहा है, डाउनवर्ड Weight. The weight of this sphere, which is being represented here as W. So if this sphere is in equilibrium, then what should be the value of TCE? equals to weight. Sir equal to w. ठीक है. So आपके पास चूंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इट मींस के ये जो वेट है ये बैलेंस किया जा रहा है बाय दिस TCE फोर्स, और in other words this TCE should be equal to W. Okay, now if you are drawing the free body diagram of this knot C, what are the forces which are acting on this knot? सर ये स्प्रिंग की फोर्स एक. Okay, so one is the force of the spring, जिसको मैं FCD कहता हूँ. It is basically force of spring जो कि लगा हुआ है between point C and D, isn't it? यस सर. सर वो पुली का भी Yes sir. सर. और कुछ जो इस पॉइंट C के ऊपर एक्ट करेगा? सर ये पुली की जो फोर्स लग रही है सर 60 एंगल पे. सर नो. Yes sir, डाउनवर्ड फोर्स भी होगी. डाउनवर्ड फोर्स होगी TCE, which would be equal to the weight of the sphere. अच्छा, ये दो फोर्सेस होंगी. इसके अलावा और कुछ जो आप समझते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में आनी चाहिए? सर ये पुली की जो 60 एंगल पे फोर्स लग रही है सर. तो रोप फोर्स. जब आप रोप को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अनदर फोर्स व्हिच इज FCB, एंड सिंस दिस रोप इज माउंटेड एट एन एंगल ऑफ 60 degrees, तो ये फोर्स भी आपके पास 60 degrees पे ही आएगी. सो नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट. आपने इस नॉट C के ऊपर जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही थी वो तमाम फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दी हैं. So that is going to be the free body diagram of the sphere as well as knot C. कोई चीज जो आप पूछना चाहेंगे? सर ये FCB की जगह टेंशन नहीं आनी चाहिए? किसकी जगह? सर ये जो हमने FCB लगाया है, 60 एंगल पे फोर्स लग रही है. देखें, ये एक फोर्स है. आप चाहें तो इन सारी फोर्सेस को एज अ टेंशन के तौर पे शो कर दें. इट इज अप टू यू कि आप इसको किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. TCB कह लें, इसी तरह फिर आप इसको भी TCE कह सकते हैं. ये आपकी अपनी चॉइस है. T से रिप्रेजेंट करें या F से रिप्रेजेंट. टेंशन भी तो एक फोर्स ही होती है ना, तो आप चाहें तो उसको फोर्स से रिप्रेजेंट कर दें, आप चाहें तो उसको टेंशन से रिप्रेजेंट कर दें.
Okay, sir. Okay, so this is how we draw the free body diagram. Now, once we have completed drawing that free body diagram, the next step is we are going to apply the conditions of equilibrium so that the unknown forces, their magnitudes and direction can be determined. So in order to understand the condition of equilibrium, let us start with the coplanar force system. ये वाला topic हमारा coplanar से relevant है, फिर अगला topic जो है वो 3D forces से relevant है. So let us consider a particle which is shown to you here, acted upon by 4 forces F1, F2, F3 and F4. So if a particle is subjected to a system of coplanar forces that all lies in the xy plane, then each force can be resolved into its x and y components. अब ये हमारा पिछला टॉपिक है कि हमने हर फोर्स को उसके x और y कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर लिया, F1 को, F2 को, F3 को और साथ साथ हमने F4 को भी उसके रेलेवेंट कंपोनेंट्स की फॉर्म में I और J की फॉर्म में कार्टेशियन नोटेशन में लिख लिया. Now, as we have discussed earlier, for equilibrium of this particle, it is necessary that this particle should not be acted upon by any unbalanced force. In other words, the sum of all the forces acting on this particle should be equal to 0. That is, summation F should be equal to 0. Or we can split this summation F into its x and y components. So we are going to get summation Fxi plus summation Fyj to be equal to 0. Now, since it is a vector equation, the right hand side represents 0i and 0j. So once we are going to once we are going to equate the I and j components, we are going to get summation Fx to be equal to 0 as well as summation Fy to be equal to 0. So from one vector equation, we are going to get two components equation, summation Fx equal to 0 as well as summation Fy equal to 0. So these are the two set of equations that should be applied on that particle in order to find out the unknown quantities. अब आपके पास दो equations हैं. ये कितने अननोन्स के लिए हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं? सर दो अननोन्स के लिए. So दो unknowns के लिए. So the maximum number of unknowns for which this system can be solved should be 2. So आपके पास अगर एक सिस्टम में दो unknowns हैं, ये वो दो इक्वेशन आ गई हैं आपके पास, इनको आप सॉल्व करके उन दोनों unknowns की जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं. वो दो unknowns कोई से भी दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन हो सकता है और सो ऑन. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ ये चारों फोर्सेस इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में चूंकि लाई हुई हैं, तीन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड नोन है, F1 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो आप ये इक्वेशन अप्लाई करके F1 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. सो दिस सिस्टम कैन बी सॉल्व फॉर एट मोस्ट 2 अननोन्स. दो से ज्यादा अननोन्स अगर आपके पास हैं तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं स्प्रिंग लगाओ, आप स्प्रिंग फोर्स की हेल्प लेके उसको दो इक्वेशन और दो अननोन के ऊपर सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच शुड बी अप्लाइड ऑन ऑल सच सिस्टम जिसपे आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हो. आप ये इक्वेशंस अप्लाई करेंगे और इन इक्वेशंस की बेस पे जो भी आपके पास अननोन क्वांटिटीज होंगी आप उसको जो है वो डिटरमिन करेंगे. Is this point or topic clear to all of you? Yes, sir. Okay, so moving on to the procedure for analysis of all such problems involving coplanar forces. First of all, we are going to draw the free body diagram of that particle. और उस फ्री बॉडी डायग्राम पे हम सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे. जनरली हम कन्वेंशनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हाउएवर हमारी अपनी चॉइस है, हम चाहें तो कोई सा भी और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दोस टू एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देन इन द सेकंड स्टेप वी नीड टू लेबल ऑल द नोन एंड अननोन फोर्सेस उस फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर. द सेंस ऑफ द फोर्स हैविंग एन अननोन मैग्नीट्यूड कैन बी अज्यूम. नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कुछ नॉन फोर्सेस होंगी, उनको तो आप फ्री बॉडी डायग्राम पे उनकी करेक्ट सेंस में जो है वो शो कर दें. जो अननोन फोर्सेस हैं उनको उनकी लाइन ऑफ एक्शन आपको नोन होगी तो आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग उसको किसी भी एक डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं. सॉल्व करें. अगर आपके पास उस फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ जाता है, इट मीन्स कि आपकी अजम्पशन जो है वो गलत थी, आप उसको अपना साइन जो है वो रिवर्स कर लेंगे. Then you are going to apply the equations of equilibrium, summation Fx and summation Fy on that system. Components are positive if they are directed along a positive axis and negative if they are directed along the negative axis. If more than two unknown exist and the problem involves a spring, आप F equal to kx का इस्तेमाल करते हुए
अपने एक अननोन फोर्स को कम कर सकते हैं. सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देन इफ द सॉल्यूशन फॉर अ फोर्स यील्ड्स द नेगेटिव रिजल्ट, दिस इंडिकेट्स इट्स सेंस इज रिवर्स ऑफ दैट शोन ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम. ये रेलेवेंट है उन फोर्सेस के हवाले से जो अननोन फोर्सेस हैं. आपने उनका डायरेक्शन अज्यूम किया, अज्यूम करने के बाद उस अननोन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई. नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि आपकी अजम्पशन जो है वो गलत थी, आप उस डायरेक्शन को जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम पे रिवर्स कर लेंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. कोई चीज जो आप इस टॉपिक के हवाले से पूछना चाहें? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी ये फ्री बॉडी डायग्राम है. अगर तो ये फ्री बॉडी डायग्राम सही बनी है तो डेफिनेटली इसी फ्री बॉडी डायग्राम से आपने इक्वेशंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आपकी इक्वेशंस भी सही आएंगे. लेकिन अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत क्रिएट की है तो डेफिनेटली आपकी ये इक्वेशंस भी गलत बनेगी, और इन इक्वेशंस गलत बनने के नतीजे में आपको वो अननोन्स जो है उनकी भी गलत वैल्यूज मिलेंगी. तो हमेशा थोड़ा सा टाइम लगा के आपने ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको बहुत सोच समझ के बनाना है, और इसी फ्री बॉडी डायग्राम की बेसिस पे आपकी तमाम सोल्यूशन जो है वो बेस कर रहा होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?